आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कैप्सिकम का सॉइल में खेती कैसे होता है। फिर से हमारे साथ है पीयूष पांडे सर, जिनके पास ऑलमोस्ट 2 डेकेड का अनुभव है। अगर मुझे कैप्सिकम की खेती सॉइल में करनी है पॉली हाउस में, तो कौन से एरियाज में मैं कर सकता हूँ? कैप्सिकम का नेचर है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए डिजाइन एक क्रॉप है। जो नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट है वो ह्यूमिडिटी के लिहाज से ठीक रहता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैक्चुएटिंग क्लाइमेट है। प्लांट मेंटेनेंस अलग अलग स्टेज पे, फर्टिगेशन, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, वो सब कैसे करते हैं आप? यूजुअली जैसे अगर प्लांट के हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पहला फ्लावर तो प्रून कर देते हैं। ठीक है, प्रूनिंग क्या होता है सर? प्रूनिंग मतलब उस पार्ट को रिमूव कर देना। पेस्ट अटैक अभी कैप्सिकम में मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरे देश में। हम मेजर ब्लैक थ्रिप, व्हाइट थ्रिप होता है। सबसे पहले ये पेस्ट आते कैसे हैं, कहाँ से हैं, प्लांट को क्या डैमेज करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करूँ ये सारी चीज़ें को? कोई एग्रोनॉमिस्ट या कोई नो बंदा उस पेस्ट का अपीयरेंस और उसका डैमेज जानता है। ये उस फार्मर को या ग्रोअर को कम्युनिकेट होना चाहिए प्रॉपर। और कोई चीज़ सर जो लोग को ध्यान में रखना चाहिए अगर वो कैप्सिकम देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हाइजीन एंड सैनिटेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। हमने पिछले कुछ वीडियोस में क्यूकम्बर फार्मिंग के बारे में सीखा है। शायद आपने कैप्सिकम मार्केटिंग के बारे में भी सीख लिया होगा, डिपेंडिंग कि ये वीडियो कब अपलोड हो रहा है। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कैप्सिकम का सॉइल में खेती कैसे होता है। फिर से हमारे साथ है पीयूष पांडे सर, जिनके पास ऑलमोस्ट 2 डेकेड का अनुभव है। तो इनसे हम फिर से कैप्सिकम फार्मिंग के बारे में पूरी डिटेल्स लेने वाले हैं। ये सॉइल बेस्ड फार्मिंग है। तो सर, सबसे पहले नमस्ते। कहाँ से स्टार्ट करें? ग्रोइंग कंडीशन समझते हैं सर। अगर मुझे कैप्सिकम की खेती सॉइल में करनी है पॉली हाउस में, तो कौन से एरियाज़ में मैं कर सकता हूँ? क्योंकि जैसे हम देखते हैं बैंगलोर में बहुत अच्छा प्रोडक्शन आता है, 12 महीना आता है प्रोडक्शन। नॉर्थ में, हिमाचल में आता है। तो क्या टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एलिवेशन रिक्वायरमेंट्स होते हैं कैप्सिकम की फार्मिंग के लिए? बेसिकली क्या है, जो कैप्सिकम का नेचर है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए डिज़ाइन एक क्रॉप है। अभी जो नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट है वो ह्यूमिडिटी के लिहाज से ठीक रहता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैक्चुएटिंग क्लाइमेट है। बहुत ज़्यादा कांस्टेंट ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं हो सकती है, ना तो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है। जबकि बैंगलोर जैसी जगहों पे जहाँ पे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का उतना ज़्यादा इशू नहीं है, डे लेंथ भी प्रॉपर है, सारी चीज़ें, क्लाइमेट एक जैसा मिलता है, तो ऐसी जगहों पे लंबी क्रॉप लेना आसान होता है। बट जब हम नॉर्थ इंडिया में, जैसे आज हम लखनऊ में हैं, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक क्रॉप है जो कि लगभग अगस्त महीने में इसका प्लांटेशन हुआ है, और आज लगभग हम इसमें 10 दिसंबर के उसमें खड़े हुए हैं, जिसमें हार्वेस्टिंग स्टेज पे ये क्रॉप है और फ्रूटिंग भी हो रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे क्लाइमेट में बदलाव होता है तो वो क्रॉप के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, चाहे वो सॉइल में हो या सॉइललेस में हो। दोनों कंडीशन में जो बिहेवियर चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको उसकी प्रैक्टिसेस में भी चेंज करना पड़ता है। अब चूंकि बैंगलोर जैसी कंडीशन में जहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, तो वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर में भी फार्मिंग हो सकती है। नॉर्मल कंडीशन में वहाँ पे जो मतलब जैसे यहाँ पॉली हाउस लगा है, तो इसमें ग्रीन हाउस में इन्वायरमेंट को मैनेज बहुत करना पड़ता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो उसके लिए सूटेबल, इसलिए नेट हाउस में भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे नेट हाउस में भी बहुत ज़्यादा फार्मिंग करते हैं। तो आज जो अब सॉइल की यहाँ बात हो रही है, तो सॉइल में देखिए यहाँ पे जो प्रिपरेशन है और जो सारी चीज़ें हैं वो खासी मायने रखती है, क्योंकि एक क्रॉप जो आपकी अगस्त में प्लांट की जा रही है वो चलेगी यहाँ पे अप्रैल, मई, जून तक। 9 महीने का क्रॉप साइकिल हाँ। होता है। तो 9 महीने 10 महीने तक का यहाँ लोग लेते हैं। वो डिपेंड करता है जैसे अभी ग्रीन हाउस में कंडीशन कैसी है, आगे सेटिंग कितनी होती है। तो जो सेटिंग रहती है उसकी पूरी कंप्लीट हार्वेस्टिंग करके आप उसको सेल आउट करते हैं। तो उसके लिए जितना क्रॉप को वेट करना पड़ता है, समटाइम अप्रैल में भी खत्म हो जाती है, कभी कभी मई और जून में भी लोग लेके चले जाते हैं। लेकिन टिपिकली जो होता है 9 महीने का क्रॉप साइकिल, 9 से 10 महीने की क्रॉप यहाँ पर लेके चलते हैं, अगस्त से लेकर के अप्रैल तक, मई तक, या मई भी जाते हैं, मई में भी रहती है क्रॉप। तो ये एक यहाँ का सीन बनता है। अब रह गई बात, जैसे यहाँ पर जो फील्ड प्रिपरेशन और दूसरी चीज़ें होती है, क्योंकि ये एक लंबी क्रॉप है और उसमें बीच में एक सीवियर विंटर का पीरियड आता है। प्लांटेशन तो समर क्रॉस करके होता है, लेकिन विंटर इस क्रॉप को क्रॉस करना पड़ता है। ये पूरी क्रॉप विंटर से होके गुजरती है, जो सीवियर दिसंबर और जनवरी का मंथ होता है। तो सॉइल प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है वो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे कि हम जब अगस्त में डालते हैं तो बल्क में ऑर्गेनिक मैन्योर डाल करके, फील्ड प्रिपेयर करके, उसमें बेसल फर्टिलाइजर मिक्स करके और बेड बनाते हैं। बेड सिंपली वही होता है जो हमने देखा था कुकुम्बर में कि 8 मीटर का
8 मीटर के स्पैन में 5 बेड होते हैं। 80 बाय 80 का हाँ, सेम स्पेस 80 सेंटीमीटर का पात, 80 सेंटीमीटर का बेड साइज रहता है। बेड की जो हाइट लेनी चाहिए वो आपको थोड़ी सी मतलब सॉइल जो होती है उसके टाइप के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। अगर हमारी नॉर्मल सॉइल है तो आपको लगभग 1 फीट तक बेड की हाइट ले सकते हैं। 1 फीट की हाइट सुटेबल होती है, सिमिलर कुकुम्बर जैसा है। कुकुम्बर जैसा है। ये थोड़ी शैलो रूटेड क्रॉप है, तो इसका रूट जो फाइबर होता है वो ऊपर टॉप लेयर में लगभग 30 सेंटीमीटर में ही होता है, उससे ज़्यादा डीप नहीं जाता है। कुकुम्बर का ज़्यादा नीचे जाता है। कुकुम्बर का लेंथ में भी ज़्यादा स्प्रेड करता है और डीप भी जाता है। तो इस केस में इसके लिए क्या होगा कि आपको बेड अच्छी बना के रखनी है। अभी जैसे शुरुआत में जो हम इसमें डालते हैं, इसके बाद अब विंटर का सीजन जैसे ही क्रॉस होता है तो इसकी साइड ड्रेसिंग भी करते हैं। साइड क्या? साइड ड्रेसिंग। वो क्या होता है? साइड ड्रेसिंग में एक बेसल जैसा ही मिक्सचर जिसमें कंपोस्ट होती है, उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट या डीएपी होती है, कैल्शियम होता है, बोरॉन होता है, सारी चीज़ों का मैग्नीशियम वगैरह मिक्स करके सारी चीज़ों को साइड से मल्चिंग को हटा करके, जैसे अब ये मल्चिंग है तो यहाँ से इसका ये पोर्शन हटाएंगे, तो ये पोर्शन में जहाँ ये वाला पोर्शन है इतना हम इसको कट करके निकाल लेंगे मिट्टी। इसमें सारी चीज़ों को हम ऐड करेंगे, जिसमें बेसल में कंपोस्ट वगैरह सारी जो प्रिपरेशन फार्मर 1 महीना पहले से स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ों को ऐड ऑन करके दोबारा हम इसको मिट्टी चढ़ा करके इसको ढक देंगे। तो जो इसका नया रूट डेवलपमेंट होगा वो पूरा इस एरिया में फैल जाएगा और उसको नया जो ताकत मिलेगा फ्रूट को, वो क्वालिटी और सारी चीज़ों को मेंटेन करेगा जो उसकी सेटिंग में। तो एक ये काम करते हैं, ये बेड प्रिपरेशन का हो गया। हाँ। दूसरा इसका ये रहता है कि जो इसमें सबसे ज़्यादा, चूंकि सेलो रूटेड क्रॉप है तो ईसी और पीएच को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है सर सही ईसी और पीएच कैप्सिकम के लिए? देखिए, पीएच जो है वो हमेशा ही, आप स्लाइटली एसिडिक की बात करें तो इसमें जो पीएच का एक हमारा टारगेट रहता है वो ये रहेगा, पीएच हमारा 6.5 के बीच में मेंटेन रहे, 6 to 6.5 सॉइल का। हाँ, सॉइल का, रूट जोन का। बेसिकली पूरी सॉइल की बात नहीं करते, लेकिन अगर हम चाहिए तो उसका एक एडवांटेज ये मिलेगा कि अगर विंटर में आप ऐसे फर्टिलाइजर यूज करो, एसिड यूज करो, तो आपका जो फ्रूट सेटिंग और ग्रोथ है वो प्रॉपर कंटिन्यू रहेगा, प्लांट का अपटेक रुकेगा नहीं और प्रॉपर वो फर्टिगेशन के थ्रू। फ्रूट सेटिंग इसको कहते हैं। हाँ, फ्रूट सेटिंग, जो फ्लावर से फ्रूट बनता है। सही बात है। तो जैसे अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें फ्रूट सेटिंग के लिए फ्लावरिंग हो रही है, ये फ्लावरिंग है, इससे फ्रूट सेट होता है। हाँ, जैसे अब ये देखिए फ्रूट सेट हो चुका है इसमें, तो ये वाला छोटा हाँ, ये फ्रूट सेट हो चुका है। फिर नेक्स्ट स्टेज पे यहाँ हाँ, पे ये पहले हुआ है, वो उसके बाद हुआ है, तो ये इस तरह से होता रहता है। तो ये चीज़ आपको मिलती रहे और विंटर में ब्रेक ना आए। जो अगर ब्रेक आ गया तो वो हमारा प्रोडक्शन का लॉस हो जाता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर फर्टिगेशन और न्यूट्रिशन दे करके इसको मैनेज करना है। इस समय एक्चुअली आप देखेंगे तो रात में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी हो जाती है और ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, 90% तक चली जाती है। और दिन में क्या होता है वो काफ़ी डिप चली जाती है, 40-35 तक चली जाती है। तो इसके चलते हमें ग्रीन हाउस के क्लाइमेट को भी प्रॉपर मैनेज करना पड़ता है। जैसे अभी क्या है कि भाई अगर आप ग्रीन हाउस का कर्टन डाउन कर दें तो अंदर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, प्लांट इवेपोरेशन स्टार्ट करता है। 30 तक इसको कोई दिक्कत नहीं, आप 30 डिग्री के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 10 डिग्री से नीचे जा रहा है तो आपको रात में भी कर्टन बंद करने की जरूरत है, गर्मी ताकि मेंटेन रहे। डे और नाइट डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो फ्लावर ड्रॉप हो बिल्कुल, डे और नाइट डिफरेंस अगर ज़्यादा रहेगा तो फ्लावर ड्रॉपिंग बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ग्रीन हाउस का जो कर्टन है साइड चारों तरफ से, उसको आपको प्रॉपर ऑपरेट करना पड़ेगा, अपना ह्यूमिडिटी टेम्परेचर का ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। बंद करते हैं सर रात को? हाँ, इसको भी अब ये जाने से समय से पहले इसको पूरा ढक के जाएंगे ताकि जो हीट को वो रिटेन कर ले, जो हीट है, जो रेडिएशन है जो इसके अंदर, वो ट्रैप रहे इसके अंदर। समझ गया। एक बात बताइए सर, जो बहुत ही बेकार क्वेश्चन लग सकता है, जो ये यहाँ पे फ्रूट इतना बड़ा है, यहाँ पे ये छोटा है क्योंकि इसका ऑलरेडी हार्वेस्ट हो चुका है, तो ये सब सेम टाइम पे प्लांट होते हैं बट हार्वेस्ट होते होते अलग अलग फ्रूट सेटिंग होते रहता है सब हाँ, पे। इसका क्या है, जैसे जैसे जो प्लांट अगर लगता है छोटा एक समय में, तो 25 डेज में पहला फ्लावर अपीयर होता है। उसके आप ये मान के चलो हर हफ्ते में एक फ्लावर अपीयर हो जाता है, हर हफ्ते एक फ्लावर अपीयर हो जाता है। और इसी तरह आप जितने भी नोड देखोगे, आप नीचे से लेकर के ऊपर तक, यहाँ पे आपने हार्वेस्टिंग कर ली है, यहाँ हार्वेस्टिंग हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो गई। तो जो जो हर नोड पे हार्वेस्टिंग होती जाती है और ऊपर वैसे वैसे सेटिंग भी बनती जाती है। तो एक बार में प्लांट की जितनी कैपेसिटी रहती है वो उतने फ्रूट सेट करने के बाद फिर एबॉर्शन करता है, फिर वो ब्रेक हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा, जब हम हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं तो फिर दूसरी फ्लश की सेटिंग स्टार्ट हो जाती है।
तो ये एक सतत क्रम चलता रहता है। तो दोस्तों जैसे हम देख सकते हैं हम पॉली हाउस में काफ़ी अंधेरा हो गया है, जल्दी से हम कैप्सिकम फार्मिंग के बारे में समझने वाले हैं। तो सर अभी हम समझ रहे थे ये 9 महीना का क्रॉप है। 9 महीने के क्रॉप में मेरा 3 महीना बाद पहला प्रोडक्शन आता है। उसके बाद प्रोडक्शन का साइकिल कैसे होता है, कैसे हार्वेस्ट निकलते हैं, पहले इस पे डिस्कस करते हैं। फिर पीछे वापस आएंगे कि प्लांट मेंटेनेंस अलग अलग स्टेज पे, फर्टिगेशन, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, वो सब कैसे करते हैं आप। तो जैसे मैंने बताया कि आपको जब पौधा हम लगाते हैं उसके 25 दिन बाद पहला फ्लावर अपीयर होता है। 25 दिन में पहला फ्लावर। पहला फ्लावर है यूजुअली, जैसे अगर प्लांट के हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पहला फ्लावर तो प्रून कर देते हैं। ठीक है, प्रूनिंग क्या होता है सर। प्रूनिंग मतलब उसको रिमूव करना, उस पार्ट को रिमूव कर देना। क्यों करते हैं हम। उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पड़ती है कि जैसे अगर प्लांट को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पे ले जाएंगे तो वेजिटेटिव ग्रोथ हैम्पर होगी। तो जब तक हमको वेजिटेटिव एक हेल्दी ग्रोथ, प्लांट का एक हेल्दी जो बुश है वो तैयार नहीं हो जाता है, तब तक फिर हम उसको वेजिटेटिव ग्रोथ पे रखते हैं और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को रिमूव करते हैं। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ मीन्स फ्लावर। फ्लावर से फ्लावर होता हाँ, रहता है। फ्लावर से फ्रूट बनता है, फ्रूट से सीड बनता है, तो वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का पार्ट है। तो फ्रूटिंग फ्लावरिंग को हम रिमूव करते हैं। जब प्लांट का पहले नोड का फ्लावर रिमूव कर देते हैं तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के मतलब एक अच्छी ग्रोथ लेने के बाद सेकंड या फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हम कंटिन्यूटी में जब लेते हैं फ्रूट को, तो वो पहले फ्लश में जितने प्लांट की वेजिटेटिव के अकॉर्डिंग कैपेसिटी बनती है वो सेटिंग आ जाती है पूरी। तो मुझे कितने बार ऐसे, जैसे आपने बोला 25 दिन बाद पहला फ्लावर आता है, पहला फ्लावर को मैं प्रून कर देता हूँ, उस ऐसे कितने फ्लावर को मुझे प्रून करना है। देखिए वैसे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस हैं। जैसे साउथ में क्या होता है, प्लांट का वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छा बन जाता है। नॉर्थ में क्या होता है कि जैसे हम अभी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए थोड़ा सा उस समय दिक्कत होती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम तक भी चला जाता है। तो सम टाइम जैसे रेट और इन चीज़ों को मार्केट उसको देखते हुए लोग केवल 0 नोड का ही फ्लावर रिमूव करते हैं, लेकिन हमारा इसमें ये रहता है कि आप 0 और फर्स्ट नोड का फ्लावर रिमूव करिए जिससे प्लांट का हेल्थ बेटर हो। पहले 2 नोड बेसिकली। पहले 2 नोड, ठीक समझ है। गया, तो इसी को हम लोग प्रूनिंग कहते हैं। हाँ, 0 नोड और फर्स्ट इसको रिमूव कर दे तो हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छा हो जाता है। कटिंग प्रूनिंग करके जो आप प्लांट मेंटेन करते हो तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़्यादा प्लांट फ्रूट एक साथ बियर कर सकता है। ये तो प्रूनिंग हो गया। कटिंग क्या होता है सर। अब कटिंग में क्या होगा कि जो भी प्लांट ग्रो करता है तो आप उसको देखेंगे तो हर प्लांट पे, हर नोड पे एक साइड ब्रांच आती है। जैसे अभी यहाँ पे तो वैसे रिमूव कर चुके हैं, कटिंग कर चुके हैं, तो वो जो साइड ब्रांच आती है उसको हमें रिमूव करना होता है क्योंकि 2 ही ब्रांच को हमें मेंटेन करना है। जैसे ये प्लांट है तो इस पे आप देखिए 2 ब्रांच मेंटेन हुई है। कैसे 2 ब्रांच दिखाइए मुझे। ये देखिए यहाँ से इसका मेन जंक्शन पॉइंट है और यहाँ से ये 2 ब्रांच चल रही है। अच्छा, तो यहाँ से हमें 2 ब्रांच मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 2 ब्रांच मेंटेन करते हुए जब हम इसमें आगे जाते हैं हाँ। तो यही 2 ब्रांच का हमें आगे फ्रूट लेना है। जो भी साइड ब्रांच आती है देखिए यहाँ पे रिमूव किया हुआ है। ये सारा यहाँ पे जो साइड ब्रांचेस हैं सब रिमूव की हुई है। ये ब्रांच रिमूव है, ये ब्रांच रिमूव है। यहाँ पे भी आप क्लिप डालते हैं। हाँ, ये क्लिप डाल देते हैं। उसके बाद ये केवल 2 ब्रांच की ही ग्रोथ अलाउ होती है और इन पे जो फ्रूट आता है वही हम हार्वेस्ट करते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है इसका कि हमको 2 ब्रांच के अलावा तीसरी नहीं लेनी है। समझ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक प्रूनिंग हो गया। ट्रेनिंग इसी को कहते हैं। ट्रेनिंग भी यही है, प्लांट की जो प्रॉपर शेप है। जैसे अगर हम इसको ट्रेनिंग की बात करें तो इसे बांधना कैसे, ये बहुत ज़्यादा ढीला नहीं रहना चाहिए। ये ट्रेलिसिंग सिस्टम ढीला नहीं है। ढीला नहीं रहना चाहिए, जिससे प्लांट का जो ये होता है कि भाई ये निकले तो ऐसे ना निकले, ऐसे निकले। तो आप ये जो देख रहे हैं कि ये दोनों खुले हुए हैं, मतलब आपस में सटे ना रहे, ऐसे होना चाहिए। ये प्लांट का ये ऐसे हो सकता है, ठीक है, ये इसके साथ ऐसे हो सकता है, लेकिन ये एक प्लांट की दोनों ब्रांचें एक साथ नहीं आनी चाहिए। 2 प्लांट के दोनों, एक प्लांट के दोनों, एक प्लांट की, सेम प्लांट की 2 ब्रांचें ऐसे नहीं आनी चाहिए। अच्छा, उससे क्या होगा, वो कंपटीशन। हाँ, वो दिक्कत करता है। समझ गया। ट्रेनिंग हो गया, प्रूनिंग हो गया। तो अभी मेरे हार्वेस्ट आने लगते हैं 90 दिन बाद। तो 90 दिन के बाद तक मेरे क्या प्रोसेसेस होते हैं वहाँ पे। सबसे पहले 90 डेज का जो बेसिक प्रोसेस है, एक तो कटिंग हो गई, जो हम कटिंग की बात कर रहे हैं वो सारा प्रोसेस, और इसको ट्राइन पे समय समय पे क्लिप लगाना, उसकी कटिंग मेंटेन करना, जिससे प्रॉपर 2 ब्रांचें जैसे ही बढ़ते जाए हर नोड पे क्लिप डालते चले जाएं। अभी मेन क्या होता है कि जो प्राइमरी फर्टिगेशन होता है इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हमने बात करी कि भाई आपका शुरू का 25 डेज बहुत ही क्रूशियल होता है। जब आप नर्सरी लगाते हो तो नर्सरी को इस्टेब्लिश करना, पहले 7 दिन इस्टेब्लिशमेंट हो गया, इस्टेब्लिशमेंट के बाद अगले 20 दिन का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, इसमें रूट का डेवलपमेंट। मैं ट्रांसप्लांटिंग के बाद का बात, ट्रांसप्लांटिंग के बाद का,
तो रूट डेवलपमेंट के बाद भी उसमें भी वही रोल है कि जैसे फॉस्फोरस और ये सारी चीज़ें शुरू में जाती हैं। जैसे ही फ्लावरिंग अपीयर होने लग जाती है, कैल्शियम बोरॉन का भी बढ़ने लग जाता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे उसका फ्रूट का सेटिंग बढ़ता है तो पोटेशियम की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। ये प्लांट थोड़ा सा क्या है, फर्टिगेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो औरों से थोड़ा सा अलग होता है। ये नाइट्रेट फर्टिलाइजर को बड़ा प्यार करता है, मतलब हाँ, नाइट्रेट फर्टिलाइजर। आप ये देखो, पूरा प्लांट चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे फ्रूट हो, सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन है। तो जो नाइट्रेट नाइट्रोजन है वो इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए आप इसमें काफ़ी सारा नाइट्रेट, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसके चलते इसका जो वेजिटेशन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब एक अच्छा बुश बनेगा, एक अच्छा हेल्दी बुश बनेगा, जिससे कि फ्रूट को बियर करने की कैपेसिटी आएगी। दूसरा क्या होता है कि जैसे एक मेन स्टेम के जो लीफ है उसको कभी रिमूव नहीं करना चाहिए अगर वो हेल्दी है। एक मेन स्टेम जो हाँ, है ये, हाँ, उसके जो मेन स्टेम है, साइड ब्रांच तो आपने रिमूव कर दी, लेकिन जैसे ये मेन स्टेम पे एक लीफ है, हर स्टेम के पास, हर फ्रूट के पास एक लीफ है, तो इस लीफ को जल्दी आपको रिमूव नहीं करना चाहिए। यहाँ से नीचे से ऊपर तक जितनी भी लीफ है हेल्दी है, अगर कोई डिजीज़ नहीं है तो उसको लास्ट तक रखिए, वो आपको एडवांटेज देगा। ठीक है। अभी जो फ्रूट होता है उसका एक होता है कि आपका कलर अगर जल्दी आना है, या सब चीज़ें हैं, आप उसको टाइम से कलर अगर लाएंगे, प्रॉपर कोई चीज़ फोर्स नहीं करेंगे, जैसे कुछ लोग अननेसेसरी प्रूनिंग करके एक्सपोज कर देते हैं पूरे फ्रूट को, तो वो चमक उसकी चली जाती है। अब इसमें पूरा इसका ढका हुआ है पूरे वेजिटेशन के साथ, तो इसकी चमक इसकी बनी रहेगी। मार्केट में आप लेके जाओगे तो आपका फ्रूट पहले जो है लाइक किया जाएगा। तो प्रूनिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रूनिंग उस मतलब आप मेन स्टेम के अलावा जो कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन मेन स्टेम पे बहुत ज़्यादा लीफ की प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है। हाँ, अननेसेसरी जब आप प्रूनिंग करते हो तो फ्रूट की शाइनिंग क्वालिटी पे थोड़ा फर्क पड़ जाता है। ठीक है। तो ये मेरा 90 डेज़ के बाद अभी हार्वेस्ट आने लगा, तो हार्वेस्ट में कितने कितने दिन पे करूँगा? अभी ये डिपेंड करता है, जैसे जैसे हमारा कलर आता जाए हमें इससे प्लांट से रिमूव करते रहना चाहिए। एक बार में तो आप सब नहीं करते हैं? एक बार में नहीं करते, लेकिन इसके साथ क्या है, कैप्सिकम के साथ आपको एक लंबा टाइम का इंटरवल मिलता है। वो आप मान के चलिए वीकली भी हो सकता है और 15 दिन भी हो सकता है। इंटरवल बोले तो क्या चीज़ का? हाँ, मतलब हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग अगर आप चाहो तो वो, क्योंकि जो कलर आ गया है, जैसे पहले आएगा 10% कलर आएगा, किसी फ्रूट पे हल्का कलर आएगा, उसके बाद आपका वो कलर जो है धीरे धीरे फुल कलर की तरफ जाएगा, मतलब 10, 20, 50, 100, 100% कलर आ जाएगा। तो इसका जो प्रोसेस है वो लगभग 3 से 4 दिन, 5 दिन का होता है, ग्रीन से लेकर के पूरा कलर आने में। जब कलर एक बार अपीयर होना चालू होता है तो पूरा कलर आने में एक थोड़ा टाइम लगे। जैसे अब इसमें देखिए स्टार्ट हो गया है, थोड़ा येलो येलो स्टार्ट हो गई, यहाँ पे पूरा ग्रीन है। उप्स, हाँ, निकाल लीजिए, टूट तो गया ये। सॉरी किसान। तो ये ग्रीन आपका था, धीरे 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 हल्का से ये येलो होना, येलो हो रहा है। अब इसका सही समय कब है तोड़ने का? ये अगले 3 से 4 दिन में पूरा कलर आ जाएगा, 100% कलर आ जाएगा। और जब ये 100% कलर आ जाता है उसके बाद इसकी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी बन जाती है। अगर दूर की मार्केट करना है तो आप इस कंडीशन में भी उसको भेज सकते हैं, लेकिन अगर आपको मतलब आपका वेंडर है उसको लेके सीधे बेचना है तो वो आपको 90% कलर पे डिमांड करता है। समझ गया। तो आप इसको अगर हार्वेस्ट कर भी लेते हैं इस स्टेज पे तो अब इसमें कलर आ ही जाएगा। आप जितने जल्दी जल्दी हार्वेस्टिंग करेंगे आगे की सेटिंग आपको उतनी अच्छी मिलती जाएगी। समझ गया। ज़रूरत ना हो तो प्लांट पे आप फ्रूट ना छोड़ें, जैसे उसका कलर आता है उसकी हार्वेस्टिंग कर लें। और सेल्फ लाइफ होने की वजह से जैसे अब आप इसकी फर्मनेस देखें, अभी इसको मैं करूँगा तो इसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहेगा। हाँ, इसका सेल्फ लाइफ भी रहेगा। और आपका सी विंटर होने की वजह से नॉर्थ में ये एडवांटेज मिल जाता है कि इसको हम 10 दिन तक भी स्टोर कर सकते हैं। सही बात है, क्योंकि ठंडा अभी बहुत ठंडा क्रॉप है, तो जो कोल्ड स्टोरेज का इफेक्ट है वो नेचुरली हो जाता है। सही बात है। वापस आते हैं सर जीरो पे, मतलब जैसे 1 एकड़ में हम कर रहे हैं लगभग कितना 10-12 हज़ार प्लांट लगते हैं? 12,000 पौधों का इसमें होता है, लेकिन जैसे कुछ इसमें होता है तो वही 10,800, 11,200 तक के पौधे एकोमोडेट हो जाते हैं एक एकड़। समझ गया। तो मानो 90 दिन बाद मेरे सब में मतलब उत्पादन आना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो फिर मैं हार्वेस्ट करता हूँ। हाँ, एक टाइम पे सारा क्रॉप। हाँ, ये आप एक मोटा मोटा मान के चलें तो किसी महीने में आप 3 टन भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, किसी में 4, 5, 7 टन भी जा सकता है। जैसे जनवरी फरवरी का हार्वेस्ट होगा वो ह्यूज होगा। क्यों? वो एक्चुअली एक टाइम होता है, जैसे यहाँ नॉर्थ में ये ज़्यादा दिक्कत आती है कि लाइट कम हो जाती है। लाइट कम होने की वजह से हर कलर चेंज जो है रुक जाता है। कलर चेंज जब तब आता है जब फिर से आपको लाइट मिलने लग जाती है। तो वो चीज़ का एडवांटेज अब आपको मिलता है कि पूरा एकदम से जब लाइट आती है जनवरी 15-20 के बाद
तो वो पूरा एकदम से मार्केट में आता है, और उस समय हमारे पास बहुत ज़्यादा एकदम से फ्लश आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 3 से 4 टन का एक एवरेज प्रोडक्शन हमें अगले 6 महीने में मिलता है। 3 से 4 टन हाँ, पर मंथ। बढ़िया। पर 6 month। महीने के साइकिल में आप रफली 15 से 20 टन कम से कम। हाँ, आराम से 24-25 टन का आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं अगर प्लांट को प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं। समझ गया सर। पेस्ट अटैक अभी कैप्सिकम में बहुत मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरे देश में। हम थ्रिप्स का देख रहे हैं, माइट्स का भी, मेजर ब्लैक थ्रिप, वाइट थ्रिप होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले ये पेस्ट आते कैसे हैं, कहाँ से हैं, प्लांट को क्या डैमेज करते हैं? दूसरी बात कि जब मैं एक किसान हूँ, मैं कैप्सिकम स्टार्ट कर दिया हूँ, क्या क्या चीज़ मैं देख रहा हूँ मतलब फार्म में कि मुझे यहाँ थ्रिप्स दिख रहा है, कैसे आइडेंटिफाई करूँ ये सारी चीज़ें को? देखिए, ये एक तो चीज़ होती है कि आप थोड़ा इंसेक्ट के बारे में किसी भी पेस्ट के लिए जब अगर हम आपको बताते हैं तो गाइड करते हैं, तो सबसे पहले तो जो मतलब एक ये होता है कि कोई एग्रोनॉमिस्ट या कोई नो बंदा उस चीज़ को जानता है, उस पेस्ट के बिहेवियर को जानता है, उस पेस्ट का अपीयरेंस और उसका डैमेज जानता है। ठीक है, ये उस फार्मर को या ग्रोअर को कम्युनिकेट होना चाहिए प्रॉपर, उसको उसकी पूरी नॉलेज या ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ये फलाना पेस्ट है, इसका सीजन आ रहा है, ये थ्रिप्स है, ये माइट है, इसका आइडेंटिफिकेशन ये होता है, डैमेज इसका कैसे होता है। तो वो सारी चीज़ें को हमें एक बार उस कस्टमर को या उस फार्मर को बताना पड़ता है कि आप ये चीज़ जब ऑब्जर्व करो तो ये इसको आपको ये इसमें प्रॉब्लम होने की संभावना है। थ्रिप्स को कैसे ऑब्जर्व करते हैं? मतलब थ्रिप्स का और माइट का दोनों का सिम्टम में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि जो लीफ है वो जब आपका न्यू लीफ आती है, अगर वो डाउनवर्ड कर्लिंग है, मतलब वो नीचे की तरफ मुड़ रहा है उसका मार्जिन, तो वो माइट होगा। ठीक है, और जो अगर वो किनारे जो है ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं तो वो थ्रिप्स होगा। अभी तो कुछ नहीं है इसमें। हाँ, अभी इसमें नहीं है। ये क्या होता है ये वाइट? ये तो जैसे अगर स्प्रे वगैरह कर रहे हैं तो थोड़ा उसमें कुछ चीज़ वाटर के साथ रहती है तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। समझ गया। तो पेस्ट मेजरली आपके थ्रिप्स और माइट्स हैं कैप्सिकम फार्मिंग में, और इसको मैनेज हम कैसे करते हैं मतलब पेस्टिसाइड से? इसका कोई भी थ्रिप्स और माइट एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। हाँ। कि जब हमारा वो पेस्ट एक ज़रूरत से ज़्यादा दिखने लग जाए, बहुत से ज़्यादा प्लांट पे उसका इंसिडेंस भी होता है, तो एक पैटर्न दिखता है अपने पॉली हाउस में किसी भी इसका, तो किस तरफ से आ रहा है वो चीज़ समझना है, उसके अकॉर्डिंग उस साइड से ही आपको प्लांट प्रोटेक्शन के मेजर अप्लाई करने हैं रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, जिससे कि बाकी का एरिया जो है वो अपना इन्फेस्टेशन से बच जाए। जो हमारा बड़ा डैमेज होने वाला है या जिसके लिए हमारा ज़्यादा केमिकल खर्च होने वाला है वो वहीं पे लिमिट हो जाएगा और वहीं पे रुक जाएगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा उस साइड में दिखती है जिस साइड से सनलाइट निकलती है। या कभी कभी इंसिडेंस ऐसा होता है कि जैसे वेस्टर्न जो विंड होती है, अगर उस साइड के आपके कर्टन खुले हैं, आपने ध्यान नहीं दिया और कोई तेज हवा के साथ पेस्ट इंटर कर गया तो उस साइड से भी डैमेज करता है। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि आया किधर से, तो हम उसे कंट्रोल भी उतनी आसानी से कर लेंगे। और जो शेड्यूल का पेस्ट मैनेजमेंट है वो एक जो हमारा पेपर पे प्लानिंग होता है उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है। बेसिक वो मतलब प्रिकॉशनरी स्प्रेस जो आप कहते हैं रहते हैं वो कंटिन्यूसली चलते रहता है। हाँ। समझ गया। और कैटरपिलर का भी एक जो हम देखे थे वहाँ पे काफी डैमेज हुआ था, वो क्यों आता है? देखिए, कैटरपिलर एक टाइम पे जब हम शुरू में प्लांटेशन करते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि जैसे कंपोस्ट डालते हैं, ये सारी चीज़ें डालते हैं, तो कंपोस्ट बाहर से आती है, उसमें जो कैटरपिलर के एडल्ट्स होते हैं वो उसका एग लेइंग होता है उस पर। अच्छा। और जब इसमें आते हैं तो वो हैच करते हैं और वो यहाँ पे फ्लाई करते हैं और कुछ इनिशियल लेवल का डैमेज करते हैं। समझ गया। ठीक है, तो एक चीज़ जब भी आप लाएं तो उसको कंपोस्ट को हमेशा डालने के बाद सोलराइजेशन कर लें। सोलराइजेशन, तो वहाँ पे वो आपका कंट्रोल मिल जाता है। दूसरा, अपना जो सैनिटेशन मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, आसपास गंदगी ना हो, घास ना हो, ग्रीन हाउस के आने जाने की एंट्री, मल्च भी इसलिए लगाते हैं। हाँ, मल्च भी इसलिए लगाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड हो। तो वो सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो भी हमारा कैटरपिलर पूरी तरह कंट्रोल जाता है। क्योंकि कैटरपिलर का इंसिडेंस पॉलीहाउसेस में ज़्यादा नहीं होता है, कुछ टाइम या कंडीशनल होता है। अगर वहाँ आप उसको समझ रहे हैं तो बड़े इजीली कंट्रोल हो जाता है वो। समझ गया। और सर क्रॉप सब हो गया, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस किया ब्रीफली, आपने बताया कि हॉट एंड ह्यूमिड क्रॉप है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर भी लेकिन नहीं हो सकता है। और जो डे नाइट टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं वो कैप्सिकम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डे नाइट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं हो। बिल्कुल। तो क्या सही टेम्परेचर होता है, डे नाइट टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो सकता है? ये क्रॉप अच्छी ग्रो करती है अगर हमारा 15 डिग्री का मिनिमम टेम्परेचर हो, मैक्सिमम 30-32 का हो, तो वो बहुत अच्छा होता है। नॉर्थ इंडिया में कैसे हो रहा है इतना? तो नहीं, नॉर्थ इंडिया देखिए, अभी जो यहाँ टेम्परेचर डीप जाता है ये पॉली हाउस है। अभी अगर आप इसको देखें तो मान लीजिए अभी इसमें 17-18 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाएगा।
अभी तो उससे भी कम होगा शायद हाँ। अभी। हाँ 17-18 डिग्री 19 डिग्री तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये रात तक जाते जाते जो 10 का लेवल नीचे क्रॉस करेगा वो 2-4 घंटे के लिए क्रॉस करेगा। उतना लंबा नहीं क्रॉस करेगा जितना ओपन में होता है। तो वहाँ फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होगा। तो वहाँ फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होगा, तो वो इम्पैक्ट बहुत लंबा होगा, तो इम्पैक्ट इस पर भी आ सकता है। उस केस में क्या होगा कि जो प्रिवेंशन मेजर है कि आप ग्रीन हाउस को थोड़ा और जल्दी बंद करना चालू करें, तो जितना ज़्यादा थोड़ा सा हीट आप ट्रैप करके रखेंगे उतने लंबे समय तक ये वार्म रहेगा। समझ गया। और जब क्रॉप रेडी हो गया, मतलब मैं हार्वेस्टिंग ऑल्टरनेट डे पे लगभग कर रहा हूँ, ऑल्टरनेट डे पे लगभग हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ, तो हार्वेस्टिंग का सही तरीका क्या होता है? मैं जो समझा हूँ कि एक पर्टिकुलर एंगल पे भी काटना हाँ, चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। देखिए ये क्या होता है, हार्वेस्टिंग का बेसिक होता है मार्केट की, कहाँ आपको मार्केट करना है, किसको आप देने वाले हो। ठीक है, अगर इंडिविजुअल आपका है तो हो सकता है उसकी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन आप किसी ऐसे मार्केट को टारगेट कर रहे हो जो बहुत स्पेसिफिक है, जहाँ आपको बहुत प्रीमियम देना है, एक्सपोर्ट क्वालिटी देना है, तो वहाँ पे ये सारे आपको फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पे चलता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा चल जाता है। नॉर्थ इंडिया में उतनी ज़्यादा, क्योंकि ये जो ग्रोइंग कंडीशन है यहाँ पे, ये बेसिकली कहीं बाहर नहीं फीड करता, ये दिल्ली मैक्सिमम जाता है, अदरवाइज ये लखनऊ या लोकल में ही कंज्यूम हो जाता है। समझ गया। तो वो सारे जो इंटरनेशनल पैरामीटर हैं वो एकदम कि उसका फ्रूट का साइज, फ्रूट का वेट, फ्रूट की कटिंग, सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। समझ गया। एक और चीज़ सर, अभी काफ़ी अंधेरा हो गया, जल्दी से हम बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। जो एयर सर्कुलेशन फैंस है उसका भी मतलब बहुत रोल होता है कैप्सिकम में। और दूसरा चीज़ की लेबर रिक्वायरमेंट, टिपिकली हम कहते हैं कि लेबर काफ़ी लगता है कैप्सिकम के हार्वेस्ट में। 1 एकड़ में कितना लेबर लगता है? और ये फैंस का ऑपरेशन, नेट का ऑपरेशन कैप्सिकम के लिए हम कैसे करते हैं? फॉगर्स भी मैं देख रहा हूँ आपने लगाया हाँ, है। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं सारा बताता हूँ आपको। 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो होता है कि लेबर का मैनेजमेंट, टाइमली आपको हर प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। ब्रांचेस जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रोथ पे होती हैं तो वो बड़ा रैपिड ग्रोथ करती हैं, तो आपको प्रूनिंग का प्रोसेस भी पूरे इंटायर 1 एकड़ में रैपिडली कराना पड़ता है, लेबर को सिखा के। तो आप वो पिंचिंग का एक प्रोसेस होता है, पिंच करते चले जाइए, मतलब टर्मिनल ग्रोथ को रिमूव करना। पिंचिंग क्या होता है, दिखा सकते हैं? टर्मिनल ग्रोथ को रिमूव करना है। जैसे इसकी ये टर्मिनल ग्रोथ है, तो अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो ये ब्रांचेस बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये इसका, अगर हम इसको ये पिंच कर देते हैं तो ये ग्रोथ यहाँ पे आगे बंद हो गई। अब इसका इसी तरह से पिंचिंग उस समय करते हैं जब बहुत ज़्यादा फास्ट वेजिटेशन होता है, इसको यहाँ से निकाल देते हैं। हाँ, वहाँ से निकाल देते हैं, उसको वो रिमूव कर देते हैं। हाँ, तो पत्ता निकल गया। पत्ता क्या, वो पूरी टर्मिनल बड होती है। अच्छा, बड टिपिकल ग्रोइंग बड को हम निकालते हैं। अभी इसमें है नहीं वो चीज़, अच्छा, क्योंकि ये उस स्टेज से आगे है। समझ गया। तो वो हमें करना होता है, वो हमें करना होता है। लेबर का इसमें भी बहुत लगता है। इसमें लेबर लगता है। उसके बाद जब इस स्टेज पे क्रॉप आ जाती है, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में फिर हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, अक्टूबर नवंबर से। तो एक हार्वेस्टिंग का रोल रहता है, क्लिपिंग का रोल रहता है कि ब्रांचेस इधर उधर गिरे ना, टूटे ना, वो रोल रहता है हार्वेस्टिंग का, और स्प्रे वगैरह का रोल रहता है। तो 3 लेबर का आप एक एवरेज मान के चलो कि 1 एकड़ पॉली हाउस है तो आपको 3 लेबर आपको मेंटेन करेंगे तो आपका पूरा पॉली हाउस मैनेज हो जाएगा। 3 लेबर लगे। 3, समझ गया। ठीक है। और जो ये फैंस और नेट थे उनका? अब ये जो है ग्रीन हाउस में फैन और नेट का है, इसमें हमारा जो एक बेसिक मीटर आता है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का, आप उसका यूज़ करो और उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि अगर ह्यूमिडिटी आपकी बहुत ज़्यादा डिप जा रही है, जैसे हमारे यहाँ सितंबर अक्टूबर के बाद मतलब थोड़ा मौसम ठंडा होने लग जाता है दशहरे से और इस तरह से, तो उस समय दिन के मौसम में अगर ह्यूमिडिटी काफ़ी, क्योंकि उस समय सेटिंग बहुत तेज़ी से चल रही होती है, तो उस समय थोड़ा हो सकता है दिन में 1 या 2 बार फॉगिंग की ज़रूरत पड़ती है, ड्राई हो जाता है। हाँ, ड्राई हो जाता है। लेकिन यही जब हम मार्च के बाद आगे बढ़ते हैं तो दिन में 4-4, 5-5 बार, क्योंकि उस समय पूरा ड्राई सीजन ही चल रहा होता है, तो उस समय 4-4, 5-5 बार फॉगर की जरूरत पड़ती है। जब फॉगर बंद करते हैं उसके बाद तुरंत एयर सर्कुलेशन फैन चलाते हैं, जिससे जो मिस्ट है और एयर है उसके साथ पूरी चर्निंग हो जाए। तो ये बेसिकली उन जगह पे चाहिए जहाँ ड्राई है ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा ड्राई है, जहाँ लो ह्यूमिडिटी है, वहाँ पे फॉगिंग और एयर सर्कुलेशन का बड़ा रोल होता है। एयर सर्कुलेशन आपका एक अच्छा काम ये भी करता है कि जो ग्रीन हाउस की गैसेस होती हैं, जो आपका हॉट पॉकेट्स डेवलप होते हैं, उनको पूरा मिक्स करता है, होमोजेनाइज कर देता है एयर का मिक्सचर, और जिससे पूरे ग्रीन हाउस में एक जैसा CO2 की अवेलेबिलिटी, एक जैसा गैसेस की अवेलेबिलिटी मेंटेन होती है। प्लस जो इवेपोरेशन होता है उसको फास्ट करता है सर्कुलेशन फैन। अगर ये लीफ के ऊपर मॉइस्चर मतलब इवेपोरेट कर रही है और यहाँ पे सैचुरेशन हो गया तो इसका इवेपोरेशन रुक जाता है। एयर सर्कुलेशन मूवमेंट होते ही एयर का यहाँ पर फिर से इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है और प्लांट का अपटेक बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ भी आपका एयर सर्कुलेशन मदद करता है। कभी कभी ये ऐसा देखने में आता है जब नेचुरल विंड का फ्लो रुका रहता है
तो हमें इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। समझ गया। अभी सर बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से कैप्सिकम मार्केट में घुस रहे हैं, स्पेशली बिगिनर लोग, बट वही माइट्स और थ्रिप्स का काफ़ी डर है। मेरे हिसाब से मार्केट में हम सब देख रहे हैं आजकल भाव 250-300 रुपए किलो गया हुआ है नॉर्थ इंडिया में, और अच्छा खासा लोग रेवेन्यू कर पा रहे हैं। तभी भी क्या चीज़ आप कहेंगे जो लोग कैप्सिकम फार्मिंग करना चाहते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, ये चीज़ सही करो, ये चीज़ से बचे रहो ताकि वो अच्छा सक्सेसफुल कर पाए? देखिए अभी क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जब थ्रिप्स का, ये जो फ्लावर वाली थ्रिप्स जो आजकल प्रॉब्लम कर रही है, यहाँ कहीं है नहीं? है यहाँ है लेकिन कंट्रोल्ड है। अच्छा ठीक है, अगर कंट्रोल नहीं होगी ना तो इस पे सब आपको स्क्रैचेस दिखेंगे। अच्छा। जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपको ये स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा दिखेंगे। जो नया फ्रूट सेटिंग होगा उस पर भी आपको स्क्रैचेस दिखेंगे। तो यहाँ पे अभी देखिए कहीं आपको ऐसा स्क्रैच नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये जैसे नया फ्रूट की सेटिंग है लेकिन इसमें कहीं स्क्रैच नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंट्रोल है। लेकिन अगर आप ध्यान से फ्लावर के अंदर देखेंगे तो अभी भी कहीं कहीं दिख जाएगी। यहाँ पे हम एक शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं जिसके चलते थ्रिप्स वो कंट्रोल में। क्या शेड्यूल है सर वो पेस्टिसाइड का? उसका पूरा एक लिस्ट है, मतलब उसमें क्या होता है, बेसिक जो चीज़ ध्यान रखने वाली होती है उस शेड्यूल में कि केमिकल का रिपीट ना हो। कोई भी टेक्निकल आप बार बार रिपीट ना करें। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है इंसेक्ट के अंदर वो कम डेवलप होगा और वो अच्छी तरह कंट्रोल होगी। समझ गया। तो उसमें बायो भी प्रोडक्ट यूज़ करना है, उसमें केमिकल भी यूज़ करना है और रिपीट नहीं करना है टेक्निकल को, समझ गया। केमिकल को। और कोई चीज़ सर जो लोग को ध्यान में रखना चाहिए अगर वो कैप्सिकम देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हाइजीन एंड सैनिटेशन। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी प्रॉब्लम आती ही वहीं से, आपने कटिंग पुलिंग करी और सारा कुछ वहीं छोड़ दिया, आप उसको साफ रखिए। ठीक है, ग्रीन हाउस के चारों तरफ साफ सफाई रखिए, एंट्री और एग्जिट पे पूरा कंट्रोल रखिए। ऐसा नहीं कि दरवाजा खोल दिया तो खुला। हमारे जैसे लोग को बार बार अंदर मत आने दीजिए। नहीं, आप देखिए उस चीज़ को, अदरवाइज नहीं है, लेकिन जब किसी को कोई मना करता है ग्रोवर तो उसके लिए पूरे साल भर की इनकम की बात होती है। सही बात है। अगर आप फार्म मेंटेन कर रहे हैं, हाइजीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंट्री में फोमिंग पैड होना चाहिए, ग्लव्स, हेड कैप भी बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आई थिंक इसके साथ काफ़ी अंधेरा हो गया है। बहुत सारी बातें हम करना चाहते हैं बट हमारे पास कैप्सिकम फार्मिंग का एक और वीडियो है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। यहाँ हम प्रैक्टिकली पीयूष सर के साथ समझे हैं। अगर आपके कोई भी प्रश्न है नीचे कमेंट्स में हमें बताइए, हम उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ऑन फार्म वीडियो से आपको काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद पीयूष सर। धन्यवाद। एंड मिलते हैं हम अगले वीडियो में।